जब तक इस समाज की आवाज, अम्बेडकरवाद की आवाज को वो लोकसभा में नहीं उठाएंगे, तब तक ये जो हमारा ग्राफ दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है, ये और गिरता जाएगा। एक नोट और एक वोट, उन्होंने नारा दिया था। समाज अगर एक एक रुपया देता है और एक वोट देता है, तभी एक सच्चा अम्बेडकरवादी लोकसभा में पहुंच पाएगा। शंभू कुमार सिंह जो है वो एक बहुजन समाज का योद्धा है। उसने अपनी जान पर खेल करके कितनी बार उसकी जान पर हमले उसको धमकियां मिली कि आज एक ऐसा भाई, आपका एक बच्चा, एक बेटा आज लोकसभा के मैदान में अगर वो है कि इस समय में वो अपना हर प्रकार का सहयोग और समर्थन शंभू कुमार सिंह को दें, जिससे कि वो लोकसभा में पहुंचे और लोकसभा में पहुंच करके बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को वो वहां जिंदा रख सकें, वो आवाज को उठा सकें। जिस तरह उन्होंने नेशनल दस्तक टीवी चैनल के माध्यम से समाज की आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है, बहुजन समाज की आवाज को उठाया, ऐसे सच्चे बहुजन समाज के योद्धा को तन से, मन से, धन से सहयोग दे करके लोकसभा में पहुंचाने का काम करें। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं खास मेहमान केपी चौधरी। किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपने लगातार उनको देखा होगा कि इस तरीके से सरकार से तमाम बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों पर बात करते हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव सर पर है, 3 चरणों का मतदान हो चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 400 पार, और बहुजन समाज की राजनीति को वो कैसे देखते हैं, इस पर ही बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद निधि जी सर, पहला सवाल तो आपसे यही है, एक तरफ सरकार कह रही है 400 पार, बहुजन समाज की राजनीति भागीदारी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा भी आपने कहा 400 पार, तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, प्रजातांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो किसी पर कोई बंदिश नहीं कह सकते कि कब की बार 400 पार या 500 पार, जो भी है हर आदमी अपनी बात को कह सकता है और उसे कहने का अधिकार है। जो दूसरा सवाल आपने कहा बहुजन की जो राजनीति है, मुझे तो बड़ा, क्योंकि 40 साल का मेरा बड़ा अनुभव इस फील्ड में है, तो एक समय था जब देश के अंदर काशीराम जी का उदय हुआ था, समय था जब देश में बहुजन समाज के हाथ में भारत का सबसे बड़ा प्रदेश आया था, बहुजनों के नाम पर जो है पार्क बने, बहुजनों के नाम पर जिलों के नाम डाले गए, स्कूल कॉलेज बनाए गए, तो मैं कहूँगा कि वो पीरियड एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन पिछले दिनों में ये देख रहा हूँ कि बहुजन समाज का ग्राफ, देश की जो ये व्यवस्था है उसमें बहुत तेजी के साथ गिरा है, और इसमें बहुजनों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की आवश्यकता है, और उनको आपसी मतभेद और अपनी जो उनकी सीमाएं उनको तोड़ करके, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत सीमाएं हों, चाहे उनके संगठन की सीमाएं हों, चाहे उनकी पार्टी की सीमा, मेरा कहना यह है कि बहुजन समाज के लोगों को एकजुट इकट्ठा होने का अब समय है, और अगर इसमें देरी होती है तो मुझे लगता है कि फिर ज़्यादा देर हो जाएगी और बहुजन समाज जो आज मेरे सोच के हिसाब से हाशिए पर आ गया। देखिए, क्या देश का मजाक क्या है कि हम संविधान बदल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बदला जा रहा है। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में देश की राष्ट्रीयकरण की नीति से आए थे, घर घर में रोटी गई थी, रोशनी गई थी, गरीब घरों में उनको सरकार की नौकरी में आने का मौका मिला था। आज 40 लाख नौकरी घट करके 4 लाख में तब्दील हो गई है। बहुजन कहाँ गया? सड़क पे आ गया। मैं ये कहूँगा कि एक विभाग का मैं जिक्र करूँगा, भारतीय जीवन बीमा निगम का, जहाँ आज बच्चे टॉप कर रहे हैं, जहाँ आज बच्चे IAS को टॉप कर रहे हैं, SC ST समाज के बच्चे, वहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम एक ऐसा विभाग है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा, वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि 940 वैकेंसीज 4 साल पहले SC ST समाज की खाली छोड़ दी गई कि बच्चे नहीं मिले। क्या इस सत्य को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आज के समय में जब बच्चे क्वालिफाइड हैं, MP हैं, BTech हैं, MTech हैं, इतने क्वालिफाइड बच्चे आज, और ऐसे समय में भी भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन का कहना है कि उनको 940 बच्चे SC ST OBC समाज के नहीं मिले। इस वजह से 4 साल से वो 940 वैकेंसी खाली हैं, और उनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट करने का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल से वो वैकेंसीज खाली छोड़ी हुई, उनको भरने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। तो ये जो अन्याय, अत्याचार इस देश के अंदर खुले रूप में शुरू हुआ है, मैं तो ये बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये कहूँगा कि देखिए, अपने दीपक खुद बनना पड़ेगा, अपने दीपक आप खुद बने, और जब तक आप अपने समाज की समस्याओं को, अपनी समस्याओं को आप बड़ी रखेंगे, समाज की समस्याओं को छोटी रखेंगे, तो ये बड़ी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेंगी, और आने वाले समय में जो बहुजन समाज का जो भी विकास हुआ, जो भी उनके खुशहाली आई, मुझे लगता है कि अब हम लोग
जो है बिल्कुल गर्त की तरफ जा रहे हैं। और इसमें हम सभी बुद्धिजीवियों को, बहुजन समाज के लिए जो दम भरते हैं, जो बाबा साहब का अनुयायी अपने आप को बोलते हैं, जो मान्यवर काशीराम जी को फॉलोवर अपने आप को बोलते हैं, जो बहुजन समाज की बात करते हैं, सभी योद्धाओं को, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होना, एकजुट होने का समय है। कि आपने कहा कि शेड्यूल कास्ट समाज के, एसटी समाज के बच्चे नहीं मिलते, ऐसा आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे कि नॉट फाउंड सुटेबल करके उन वैकेंसियों को खाली छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि बहुजनों में मेरिट नहीं होता है। नहीं, आज के समय में देखिए, पहले ये समय था कि नॉट अवेलेबल, उसके बाद था सूटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। तो ये समय था, आज वो समय नहीं है। आज तो मैं ये कह रहा हूँ, एक वैकेंसी पर इतने बच्चे क्वालिफाइड, इतने बच्चे योग बच्चे आज के डेट के अंदर अवेलेबल हैं, समझे नहीं बात आप। और ऐसे समय में भी अगर 1000 वैकेंसी, 940 का मतलब लगभग 1000 वैकेंसीज को खाली छोड़ देना, मुझे लगता है कि ये जो समाजवाद का नारा दिया जा रहा है, ये फर्जी नारा है, इसमें कहीं कोई समाजवाद नहीं है। और SC ST की हालत के बारे में तो मैं कहूँगा कि दिन पे दिन SC ST समाज की हालत खराब होती जा रही है, जिसमें चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। और अगर आज भी, मैं फिर कहूँगा कि अगर आज भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। कैसे सोशल चेंजेस आएंगे? आप देखेंगे सर, तमाम संगठन है, तमाम MPs भी हमारे संसद के अंदर मौजूद हैं, फिर भी बहुजन समाज की स्थिति में कुछ बदलाव आने की संभावना दिख नहीं रही है। लगातार जिस तरीके से विपक्ष नेता लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, कैसे चीज़ें चेंज होंगी? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबा साहब अम्बेडकर के 25% के दिए आरक्षण से लोकसभा में जा रहे हैं। ऐसे ही विधानसभाओं के अंदर 25% की रिजर्वेशन से लोग जा रहे हैं। अफसोस, बेहद अफसोस कि अम्बेडकरवाद की अगर बात करें तो एक भी MP अम्बेडकरवाद की बात नहीं करता, वो अपनी पार्टी की बात करता है। मेरा आज ये कहना है कि जब तक अम्बेडकरवादी 25% बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण से सच्चे अम्बेडकरवादी जब तक लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, जब तक अम्बेडकरवाद, मतलब जिसकी वजह से ये भारत आज अस्तित्व में है, जिसकी वजह से SC ST का जो भी डेवलपमेंट, महिलाओं का डेवलपमेंट, राष्ट्र का जो डेवलपमेंट जो हुआ है, उसका 100% श्रेय अगर किसी को दिया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को दिया जाता है। जब तक सच्चे अम्बेडकरवादी लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे और जब तक इस समाज की आवाज़ को, अम्बेडकरवाद की आवाज़ को वो लोकसभा में नहीं उठाएंगे, तब तक ये जो हमारा ग्राफ दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है, ये और गिरता जाएगा। जरूरत इस बात की है कि गांव आम, और मान्यवर काशीराम जी कहते थे, मुझे एक नोट और एक वोट चाहिए। आज समय उसी चीज का है। ये जो लोग टिकट पैसे से लेकर आते हैं, पैसा अंधाधुंध खर्च करके लोकसभा के MP बनते हैं, और उसके बाद में अम्बेडकरवाद की कोई बात नहीं होती, अम्बेडकर मिशन की कोई बात नहीं होती, समाज की कोई बात नहीं होती। समाज की भी मैं जिम्मेदारी तय करना चाहता हूँ। उसी काशीराम जी के कथन को आज फिर क्रियान्वयन करना पड़ेगा। एक नोट और एक वोट, उन्होंने नारा दिया था। समाज अगर 1-1 रुपया देता है और 1 वोट देता है, तभी एक सच्चा अम्बेडकरवादी लोकसभा में पहुंच पाएगा। आज के इस समय में जहां टिकट लेने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है, चुनाव लड़ने के लिए भी लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। अब एक अम्बेडकरवादी, जो सच्चा अम्बेडकरवादी, उसके पास पैसा तो कभी नहीं होता। अब वो करोड़ों रुपए कहाँ से लाएगा? करोड़ों रुपए नहीं लाएगा तो वो लोकसभा में पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए समाज की अब जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है कि ये समाज इसको, अपनी जिम्मेदारी को ओन करे, ऐसे सच्चे कार्यकर्ता अम्बेडकरवादी ढूंढे और उन अम्बेडकरवादियों को एक नोट भी दे, एक वोट भी दे, जिससे कि वो लोकसभा में पहुंच करके अम्बेडकरवाद को जिंदा कर सकें, अम्बेडकरवाद की आवाज़ को उठा सकें, अपने समाज के हितों की बात वो कर सकें, अपने समाज को मजबूत करने का काम कर सकें। जी, आपने अम्बेडकरवादियों के संसद जाने की बात की। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक के संपादक, वो वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जब बहुजन समाज के जो लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए वो मैदान में नहीं आते हैं, पत्रकार कलम छोड़ के मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, शंभू सिंह के बारे में मैं ये कहूँगा, शंभू कुमार सिंह जो है वो एक बहुजन समाज का योद्धा है। उसने अपनी जान पर खेल करके, कितनी बार उसकी जान पर हमले उसको धमकियाँ मिली, बहुत, मतलब ये समझे कि विकट परिस्थितियों में भी एक पत्रकार के रूप में उस आदमी ने अपनी आवाज़ को कभी रोका नहीं। और आज ये खुशी की बात है बहुजन समाज के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए, कि आज एक ऐसा भाई, आपका एक बच्चा, एक बेटा आज लोकसभा के मैदान में अगर वो है, तो मैं आज सभी देश और विदेश में जो भी अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, मैं उनको खुली अपील करना चाहूँगा कि इस समय में
वो अपना हर प्रकार का सहयोग और समर्थन शंभू कुमार सिंह को दें, जिससे कि वो लोकसभा में पहुँचें और लोकसभा में पहुँच करके बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को वो वहाँ जिंदा रख सकें, वो आवाज़ को उठा सकें। जिस तरह उन्होंने नेशनल दस्तक टीवी चैनल के माध्यम से समाज की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया है, बहुजन समाज की आवाज़ को उठाया हर जाति पर, उस आदमी ने अपनी जान को दांव पर लगा करके और उसने पूरी शिद्दत के साथ में बहुजन आंदोलन को जिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। तो ऐसे समय में मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से समाज के हर आम और ख़ास, हर गरीब और अमीर, हर व्यक्ति से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे सच्चे बहुजन समाज के योद्धा को तन से, मन से, धन से सहयोग दे करके लोकसभा में पहुंचाने का काम करें। जी, आपका 40 साल का अनुभव है समाज में काम करने का, क्या क्या स्थितियों को चेंज करने की ज़रूरत है और कैसे योद्धा जो हैं वो संसद पहुंचेंगे? और आप तो खुद चुनावी मैदान में भाग लेते रहते, तो आप खुद क्यों नहीं जाते संसद? देखिए, मैं इस बार अपने जो पैतृक स्थान मेरा है बुलंदशहर, जो यहाँ से 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वो लोकसभा आरक्षित लोकसभा है, एससी कैटेगरी में आती है और उसमें पिछले 2 टर्म से यानी कि 10 साल से लोकसभा के सांसद मिस्टर भोला, डॉक्टर भोला जो है उसमें चुनाव लड़े। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया है। हम लोग अभी तक इंडिया गठबंधन में थे और इंडिया गठबंधन में हमको ये था कि 7 सीटों का ऑफर था। 7 सीटों में हम बुलंदशहर की सीट को भी अपने साथ ही ले रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो पार्टी का निर्णय हुआ कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ करके वो एनडीए गठबंधन में उसका हिस्सा बन गए। तो ऐसी स्थिति में 7 से सीटें 2 रह गईं। 2 में 1 सीट बागपत थी, 1 बिजनौर थी, उस पर सामान्य सीटें थी और हमको चुनाव जो लड़ना था वो अपने नेटिव प्लेस बुलंदशहर लोकसभा से लड़ना था। तो जब हमारे खाते में ही वो सीट नहीं आई, वो सीट फिर बीजेपी के खाते में चली गई। तो इस बार लोकसभा लड़ने का फिर जो एक मौका था वो नहीं मिल पाया। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी कि 2024 निकल गया तो अभी 2029 भी आना है, तो हम एक बार फिर ये कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग लोकसभा में पहुँचें, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को वहाँ पर उसको जिंदा रख सकें, उसको आवाज़ को उठा सकें, समाज की आवाज़ को उठा सकें और अपने ऊपर जो बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे ऊपर जो कर्ज है, जो हमने रिजर्वेशन से सरकार की नौकरी ली, सर्टिफिकेट लगाया एससी कैटेगरी का, उसके बाद सरकार की नौकरी हमने हासिल की और करीब 37 साल सरकार की नौकरी एक गरीब घर से निकल करके और आज इस मुकाम तक देश और विदेश में जो भी हमारा एक नाम हुआ, रिकॉग्निशन हुआ, मान सम्मान मिला, तो एक बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का और उनके मिशन का है। तो उस मिशन को पूरा करने के लिए बाबा साहब का जो भी कर्ज तो नहीं उतारा जा सकता, लेकिन उसे कुछ कम कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में लोकसभा के माध्यम से हम सांसद बने और सांसद बन के लोकसभा में बाबा साहब की जो आवाज़ है उसको प्रबल करें, मजबूत करें, समाज के सभी मुद्दों को उठाएं, समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करें। जी, मैंने आपको कई बार देखा है, कई सालों से मैं आपको ऑब्जर्व भी कर रही हूँ कि जब भी आप बाबा साहब की विचारों की बात करते हैं आप कई बार भावुक हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि आप लंबे समय से LIC परिवार के साथ आपने काम किया, अच्छा अनुभव भी आपका रहा, लेकिन आप देखेंगे कि जो बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद उस विचारधारा से अपने आप को हटा लेते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपना ही चुनते हैं कि वो समाज के हित से अलग कटने की वजह, असली वजह क्या है? देखिए, ये तो आपने जो सवाल किया है ये तो मैन टू मैन डिफर करता है। जी, हम सरकार की नौकरी में रहते हुए भी हमने आंदोलन किए, जेल गए, सस्पेंड हुए, बाबा साहब का नारा लगाने के लिए सस्पेंड हुए, जेल गए, 10-10 महीने का सस्पेंशन झेला, लेकिन बाबा साहब के मिशन को नहीं छोड़ा। आज सरकार की नौकरी छोड़ करके हम लोग 24 घंटे बाबा साहब के मिशन को साकार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पिछले दिनों अभी हमको कोलालमपुर मलेशिया में बुलाया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्म दिवस समारोह वहाँ सेलिब्रेट हुआ। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मलेशिया के, उन्होंने और हमने मिलकर के जन्मदिन का केक काटा। उससे पहले भी जून में हमको बुलाया गया था, न्यूयॉर्क में बुलाया गया था, जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक रोड का नामकरण किया गया था। तो हमने वहाँ जो रणधीर जायसवाल जो कौंसलर जनरल थे भारत के अमेरिका में, उनके साथ, और जूली वॉन जो वहाँ की कौंसलर थी, उनके साथ मिल कर के उस रस्सी खींच करके उस रोड का नामकरण किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी हमने अपना संबोधन किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी संबोधन किया, कनाडा पार्लियामेंट में भी संबोधन किया, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ पे भी अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया।
व्हाइट हाउस के बाहर हमने अपनी समाज की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। हमने यूएनओ के बाहर रैली निकाल करके अपने समाज की आवाज़ को उठाने का सफलतम प्रयास किया। तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हर साल अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करके समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। रामला मैदान में लाखों लोगों की रैलियां करके हमने अपने आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया। संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करा करके अपने समाज के आरक्षण को बचाने में हम लोग कामयाब रहे। तो हर देश में जब भी कोई ज्यादती होती है, उस ज्यादती को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात रही हो या देश के किसी कोने में जाकर के न्याय दिलाने की बात रही हो, तो ऐसा है कि उसमें हम कभी पीछे नहीं रहे। और जब भी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी है, हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। और इसके लिए मैं अपने मुंह से कहता अच्छा नहीं लगता, पूरा देश, पूरा समाज इस चीज़ को स्वयं देखता है और ऑब्जर्व करता है कौन कार्यकर्ता कितने कमिटमेंट के साथ में बाबा साहब के मिशन को सींचने का काम करता है। अभी दूसरा सवाल आपने कहा कुछ लोग नौकरी में रहते हैं उसके बाद फिर बदल जाते हैं, तो देखिए इसमें तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि ये तो मैन टू मैन डिफर करता है, हर आदमी का अपना काम करने का तरीका है। बट मेरा तरीका ये है कि मैं जिस दिन अपनी सरकार की नौकरी में आया था उस दिन भी मैं अम्बेडकरवादी था, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उस दिन भी अम्बेडकरवादी था। और मेरा इस्तीफा तो 14 अक्टूबर 2021 को हुआ, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मैंने नौकरी छोड़ने का दिन भी वो तय किया जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के 5 लाख लोगों को, है ना, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो उनके साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो एक अम्बेडकरवादी मैं अम्बेडकरवादी हूँ और अम्बेडकरवादी रह कर के ही मरूंगा। इससे पहले जो मुझ पर कर्जा है समाज का, उसको उतारने की मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन में 100% पूरी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के साथ करूं। और जितनी चीज़ें समाज के लिए हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया, मान्यवर काशीराम जी ने बहुत कुछ किया, मायावती जी ने उसमें बहुत कुछ आगे काम बढ़ाया, लेकिन जहाँ काम रुका हुआ है हम चाहेंगे कि उस काम को सच्चे अम्बेडकरवादी सब इकट्ठे हों, एकजुट हों। एक बार फिर मैं कहूँगा संगठनों की लाइन तोड़ें, पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लाइन से ऊपर आएँ, अपनी जो ईगो है उससे ऊपर आएँ और सब लोग इकट्ठे हो करके अम्बेडकरवाद को जिस दिन सींचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये भारत में अम्बेडकरवाद जो है उसका एक स्वरूप, बड़ा स्वरूप होगा। और हम सब लोग उसके चलते सब लोग मतलब सम्मान भी हम लोगों को, हमारे समाज को मिलेगा। हम लोग आर्थिक रूप से भी सबल होंगे, सामाजिक रूप से भी सबल होंगे और हमारे समाज के मतलब लोगों के जीवन में एक नया सवेरा होगा। जी, एक आखिरी सवाल की 24 का चुनाव है और 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। देश की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव भी है, समाज के नाते भी क्या कहेंगे बहुजन समाज को भी और देशवासियों को? भारत एक सबल राष्ट्र बने, भारत में भाईचारा हो, सब लोग एकजुट होकर रहें, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, सबका विकास हो, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सहयोग करें। और 2024 में जो सरकार चुने सब लोग वो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी ही सरकार चुने जो सब, जैसे कहते हैं, सबको साथ लेके चले, सबका विकास करे, सभी जो भी देश का नागरिक है, हर नागरिक की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर उठे और एक ऐसी सरकार भारत को मिले जिसमें पूरे देश के लोगों का विश्वास भी हो और उनका साथ भी हो। जैसा है ना, हमारा सबका साथ सबका विकास, तो वो नारा जो है वो साकार हो व्यवहारिकता में। और सब लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में सब लोग प्रेम से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ दिल से सहयोग करें और भारत राष्ट्र को दुनिया का प्रथम राष्ट्र बनाने के लिए सब लोग प्रयत्नशील हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे बहुजन चिंतक केपी चौधरी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपको पार्टी संगठन की लाइन से बाहर आकर आपको बहुजन समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए वोट देना चाहिए, आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस बार चुनावी मुद्दों को आप ध्यान में रखकर वोट दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।